So today we are going to discuss a topic which is called as vector or cross product of two vectors. Correct? So यहाँ पे जैसे हमने डॉट प्रोडक्ट में देखा था कि हाउ वी हैव टू फाइंड अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर और हाउ इट वाज डिफाइंड, द सेम वे हम यहाँ पे वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे. उसके कुछ फ्यू ऑब्जर्वेशंस हम देखेंगे जस्ट लाइक वी डिड इन द डॉट प्रोडक्ट. करेक्ट? और हो सके तो हम ट्राई करेंगे कि उनके बीच में जो एक डिफरेंस है वो एक जनरेट हो जाए हमारे लिए. करेक्ट? ऐसे तो आपको देखते देखते पता चलते जाएगा कि डिफरेंस क्या है. सो जनरली वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, लेट्स से दोस टू वेक्टर्स आर नॉन जीरो वेक्टर्स एंड दोस कैन बी डिफाइंड समथिंग लाइक दिस: A क्रॉस B is equals to magnitude of A into magnitude of B into sin theta और n कैप यानी कि यूनिट वेक्टर ऑफ n. ये है क्या मतलब? A क्रॉस B के लिए चलो A B sin थीटा सब समझ में आता है, लेकिन ये n कैप कहां से आ गया? तो कि भाई मान लो कि आपका वेक्टर A है और ये आपका दूसरा वेक्टर B है, जिसमें आई एम गोइंग फ्रॉम A टू B इन दिस डायरेक्शन. करेक्ट? हम कहां से कहां जा रहे हैं? A से B पे. तो इसमें ये जो यूनिट वेक्टर n जो है वो कहां से आ गया, है ना? कि भाई वेक्टर A और B का क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड कर रहे हैं. क्रॉस प्रोडक्ट को हम डिनोट करेंगे विद द मल्टीप्लीकेशन साइन. करेक्ट? मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B साइन थीटा हम समझ सकते हैं कि भाई चलो थीटा है तो साइन आएगा, है ना? जैसे डॉट प्रोडक्ट में था तो कॉस था. तो यहाँ पे ये जो यूनिट वेक्टर ऑफ n है वो कैसे पता चलेगा? तो उसे समझने के लिए हमें एक रूल यूज करना है जिसका नाम है राइट हैंड थंब रूल. करेक्ट? करना क्या है? बहुत सिंपल सा काम है. आपको राइट हैंड यूटिलाइज करना है. अब करेंगे किस तरह से वो देखो. तो कि whenever सपोज इफ आई से समथिंग लाइक दिस कि अगर हम इस वेक्टर A से वेक्टर B की तरफ मूव हो रहे, करेक्ट? इट्स कॉल्ड अ कर्ल्ड, CURLED. अगर हम वेक्टर A से वेक्टर B की तरफ मूव हो रहे हैं तो हमारा जो थंब है, करेक्ट, वो रिप्रेजेंट करेगा आपका वेक्टर n, जो डेफिनेटली कहां होगा? परपेंडिकुलर. अब आपको शायद थोड़ी डिफिकल्टी फील हो कि ये परपेंडिकुलर क्यों है और कैसे बोल रहे हैं, तो मैं आपको एक हेल्प कर देता हूं. सपोज समथिंग लाइक दिस कि ये आपका 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट एक्सिस है ना? दिस इज x, दिस इज y एंड दिस इज z. करेक्ट? और आप अगर स्क्रू को, यू नो ऑल द स्क्रू, व्हाट इज स्क्रू, है ना? स्क्रू जो होता है वो हमें पता होता है कैसे दिखता है. तो वो स्क्रू को अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में x से y की तरफ मूव कर रहा हूं, ध्यान से समझना. हाँ, हमने राइट हैंड थंब रूल उसी के साथ रिलेट किया है, तो आप यहाँ पे भी रिलेट कर सकते हो. करेक्ट? अब थोड़ा होता है डिफिकल्ट के राइट हैंड में बताऊं कैसे, तो लेट मी गो दिस साइड. ओके, सॉरी. ये आपका लेट्स से दिस इज योर डायरेक्शन, है ना? अब यहां से आप मूव कर रहे हो y की तरफ, सिंपल ऐसे y. तो आपका जो z है, आपका जो थंब है, वो कहां पे जा रहा है? इन द डायरेक्शन ऑफ z एक्सिस. करेक्ट? तो वो क्या पता चल रहा है? हमें पता ये चल रहा है कि हम जब किसी भी दो वेक्टर के बीच में इस तरह से एंगल ट्रैवल करते हैं तो उसका जो परपेंडिकुलर होता है वो हम बोलते हैं एन वेक्टर. अब दो तरीके से हो सकता है. एक ऐसा भी हो सकता है कि बाहर की साइड आए और दूसरा हो सकता है कि अंदर की साइड जाए. लेकिन ऑन द बोर्ड इट इज डिफिकल्ट टू डू आउट ऑफ द बोर्ड, है ना? ड्रॉ करने के लिए डिफिकल्ट होता है आउट ऑफ द बोर्ड और इन द बोर्ड. तो हम कैसे समझेंगे कि इन दोनों वेक्टर से परपेंडिकुलर एक वेक्टर है n. दिस इज अ वेक्टर, लेकिन हम बोल रहे हैं यूनिट वेक्टर, तो हमें यहां से सिंपल सा ये यूनिट वेक्टर ले लेना है ना? जिससे एक और चीज का फायदा हो गया, हमें ये पता चल गया कि हमारा जो वेक्टर प्रोडक्ट है दो वेक्टर्स का या फिर क्रॉस प्रोडक्ट है दो वेक्टर्स का, वो हमेशा हमें क्या मिलेगा? वेक्टर, यानी कि मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. अगर आप ध्यान से रिकॉल करो तो डॉट प्रोडक्ट को, तो डॉट प्रोडक्ट में जब हमने सीखा था तो डॉट प्रोडक्ट में हमारा जो फॉर्मूला थी उसके मदद से हमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड मिल रहा था. वी वर नॉट एबल टू गेट द डायरेक्शन बिकॉज ए मैग्नीट्यूड है, बी मैग्नीट्यूड, साइन थीटा इज सॉरी फॉर दैट कॉस थीटा वाज अ कांस्टेंट, सम नंबर होगा थीटा पे डिपेंड करके. वैसे यहाँ पे भी तो दिस मच थिंग शोज द मैग्नीट्यूड. तो वेक्टर प्रोडक्ट यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर डायरेक्शन कहां से मिलेगी? तो दिस विल प्रोवाइड अस अ डायरेक्शन. और ये डायरेक्शन होगी क्या? तो ये एक ऐसी डायरेक्शन है जो आपके दोनों वेक्टर से परपेंडिकुलर है. प्लीज लिसन टू मी वेरी केयरफुली. दिस यूनिट वेक्टर n is perpendicular to both the vectors a and b. दोनों वेक्टर से परपेंडिकुलर होगा.
आई नो कि यहाँ पे आपको थोड़ी इमेजिनेशन की पावर की जरूरत है ना, बट अगर आप इमेजिन करोगे, जैसे मैंने कहा, क्या कहा, राइट हैंड थंब रूल, है ना, राइट हैंड रखोगे कहाँ पे, फ्रॉम द वेक्टर यू वांट टू मूव टू द अनदर वेक्टर, जिस वेक्टर से आपको दूसरे वेक्टर पे जाना है उस पे, तो आई वांट टू गो फ्रॉम ए टू बी, आई वांट टू ग्रो फ्रॉम ए टू बी, तो ए टू बी जाने के लिए मैं ए पे रखूंगा और वहां से कर्ल करूंगा, यानी कि इन द डायरेक्शन टू गेट टू द बी, है ना। जैसे ही बी पे पहुंचेंगे तो हमारा जो हैंड है वो इस पोजीशन में होगा, और थंब जो है वो क्या बता रहा है हमारे लिए, इन दोनों वेक्टर से परपेंडिकुलर की डायरेक्शन, यानी कि वेक्टर एन की डायरेक्शन। इसे और डिटेल में भी पढ़ेंगे जब हम 3D ज्योमेट्री में बात कर रहे होंगे, लेकिन अभी आपको बस इतना ध्यान रखना है दैट दिस यूनिट वेक्टर एन इज परपेंडिकुलर टू दी बोथ दी वेक्टर्स। सिंपल। तो ये हो गया आपका क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला, ए क्रॉस बी इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा इंटू यूनिट वेक्टर एन। और यही यूनिट वेक्टर एन जो है वो हमें डायरेक्शन प्रोवाइड कर पा रहा है ना, जिसकी वजह से सबसे पहला ऑब्जर्वेशन, जिसकी वजह से हमारा सबसे पहला ऑब्जर्वेशन क्या होगा, तो कि भाई ए क्रॉस बी इज अ वेक्टर। जैसे हमने डॉट प्रोडक्ट में बोला था कि एक डॉट बी जो है वो स्केलर होता है, क्यों, क्योंकि उसमें आपको जो है वो सिर्फ मैग्नीट्यूड मिलता है, यहां पे आपके पास मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन बोथ अवेलेबल है। सिंपल। चलो फिर सेकेंड ऑब्जर्वेशन में अगर हम ऐसा कुछ देखें कि समहाउ मुझे ऐसा चेक करना है कि हमारी जो ये सिचुएशन है ए क्रॉस बी कब जीरो होती है ना, ए क्रॉस बी जो है वो कब जीरो होता है, अगर मुझे ये चेक करना हो तो उसके लिए दो कंडीशन है। पहली कंडीशन कि या तो ए जीरो होना या फिर बी जीरो होना, जस्ट लाइक सिमिलर टू दी डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट में भी हमने ये बात की थी कि अगर ए या बी में से कोई भी जीरो होगा तो डॉट प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा। सेम थिंग क्रॉस प्रोडक्ट कब जीरो होगा, जब ए या बी में से कोई भी एक जीरो होगा तब। करेक्ट। जब ए या बी में से कोई भी एक जीरो हो तो थीटा डिफाइन नहीं कर सकते, जिसकी वजह से हमें ए क्रॉस बी जो है वो जीरो बताना पड़ता है। करेक्ट। चलो ए क्रॉस बी एक तरीके से पता चल गया। दूसरा तो ऐसा क्या होगा, तो जस्ट थिंक लाइक दिस कि अगर साइन जीरो हो तो, यानी कि साइन थीटा जीरो हो या फिर पाई हो, है ना, सो बेसिकली बोलेंगे एन पाई, है ना। अगर एन पाई हो, 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई, उन सारी सिचुएशन में साइन थीटा तो जीरो होता है। तो हम यहां बात करते हैं 0 से पाई, क्यों, क्योंकि हमारा जो थीटा है, दिस थीटा विल लाई बिटवीन 0 टू पाई ओनली, उसके बियॉन्ड हम नहीं बात करेंगे। तो हमारे पास दो वैल्यू है कि भाई साइन थीटा जो है वो 0 पे 0 हो जाएगा और पाई पे भी 0 होगा। तो उस सिचुएशन में भी हम ये बोल सकते हैं ना कि ए क्रॉस बी 0 होगा, इजंट इट। अब ये सोचो कि अगर ए क्रॉस बी 0 हो रहा है इस सिचुएशन की वजह से, यानी कि थीटा जीरो, यानी कि आपका वेक्टर बी जो है वो या तो ए को कोलिनियर होगा या फिर ए को पैरेलल होगा, तभी आपका एंगल 0 हो सकता है। जस्ट थिंक दैट वे। ये एंगल थीटा 0 कब हो सकता है, व्हेन द वेक्टर बी इज आइदर कोलिनियर और पैरेलल। देखो कोलिनियर में पैरेलल आता है, वी नो दैट, इजंट इट। हमने प्रॉपर्टी देखी थी इन द बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर। तो या तो फिर वो कोलिनियर होगा या तो पैरेलल होगा। एंड इन दैट सिचुएशन हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर ए क्रॉस बी 0 है, करेक्ट ना, ये जीरो वेक्टर बोलो, जीरो बोलो, सेम चीज है। करेक्ट। डबल इंप्लाइज ए इज पैरेलल टू बी। ये एक कंडीशन आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि अगर आपका क्रॉस प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब ये हो सकता है कि आपका ए और बी दोनों वेक्टर जो है वो पैरेलल है ना। जस्ट लाइक वी डिड इन दी डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट में क्या होता था, दोनों परपेंडिकुलर आते थे, यहाँ पे दोनों पैरेलल आ रहे हैं, है ना। जब डॉट प्रोडक्ट 0 होता था तो हमने बोला था कि दोनों वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर है। यहाँ पे जब क्रॉस प्रोडक्ट 0 आ रहा है तो हम बोल रहे हैं कि दोनों वेक्टर्स जो है वो पैरेलल है। सिंपल। उसी तरह से अगर मान लो हम ऐसा बोल रहे हैं कि भाई थीटा की वैल्यू π/2 है, क्योंकि 0 से पाई के अंदर एक ही बार ऐसा वैल्यू मिलेगा जहां पे थीटा π/2 हो, उसके बाद तो कोई वैल्यू ऐसी आएगी नहीं जिससे साइन 1 हो जाए, यानी कि साइन थीटा 1 हो जाए। तो हम ऐसा बोलेंगे कि ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, क्योंकि साइन थीटा तो 1 हो गया। सीधी सी बात है ना। तो समझ में आ रहा है कि अगर थीटा की वैल्यू π/2 होगी तो आपका ए क्रॉस बी क्या होगा, तो ए क्रॉस बी विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी।
सिंपल। आई होप यू पीपल आर गेटिंग द आइडिया, है ना। तो ये आपके कुछ बेसिक्स ऑब्जर्वेशन है। विल सी मोर ऑब्जर्वेशन, बट बिफोर दैट व्हाट आई थिंक इज के प्लीज टेक अ नोट ऑफ ऑल दिस थिंग्स ऑन द बोर्ड एंड देन विल गो फॉर द few more observations. Now let's do little bit more of our observation, but उससे पहले एक काम करते हैं, वापस से जो फॉर्मूला है वो लिख लेते हैं। A क्रॉस B is equals to magnitude of A magnitude of B into sin theta into unit vector n. So we did 3 observations. Let's say fourth one. अब देखो फोर्थ ऑब्जर्वेशन है ना, बहुत अच्छी है। We just understood कि अगर आपकी दो लाइन जो है वो दोनों वेक्टर्स जो पैरेलल है तो आपका क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। सो जस्ट थिंक लाइक दिस, व्हाट विल हैपन इफ आई टेक अ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ I क्रॉस I, if I take cross product of J cross J and if I take cross product of K cross K, इन सब की वैल्यूज क्या आएगी। तो ये मतलब अब कैसे करेंगे, देखो ये सेम चीज हमने डॉट प्रोडक्ट में भी की थी। हमने ये बात बताई थी कि डॉट प्रोडक्ट में I डॉट I, J डॉट J, K डॉट K जो सब है वो 1 हो जाता है ना। तो सेम में I क्रॉस I, J क्रॉस J, K क्रॉस K क्या होगा। तो जस्ट थिंक लाइक दिस कि सपोज ये हमारा एक एक्स वाई जेड एक्सिस का प्लेन है, करेक्ट, एक्स वाई और जेड। वी ऑल नो I जो है वो यहां होता है I कैप, J कैप एंड K कैप। अब मैं I वेक्टर का उसी के वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट कर रहा हूं, तो काइंडली वो तो पैरेलल या कोलिनियर बोल सकते हैं ना, वो दोनों तो पैरेलल हो गए। अगर वो दोनों पैरेलल हो गए इसका मतलब कि I क्रॉस I 0। अभी अभी हमने एक कंडीशन समझी, ऑब्जर्वेशन किया हमने कि अगर क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो रहा है तो A और B जो है वो पैरेलल होंगे दोनों वेक्टर्स, या अगर दोनों वेक्टर पैरेलल है तो क्रॉस प्रोडक्ट 0। तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि I क्रॉस I तो इसी लाइन पे होगा, इसी एक्सिस पे, J क्रॉस J यहाँ पे, K क्रॉस K यहाँ पे, तो डेफिनेटली उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट है क्या हो जाना है 0। अब देख सकते हो ना, I क्रॉस I करोगे थीटा कितना रहेगा 0। अगर थीटा 0 रह गया तो साइन थीटा 0 हो जाएगा, साइन 0 0, तो सब 0 में निकल जाएगा। सो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दिस 3 है ना, I क्रॉस I, J क्रॉस J और K क्रॉस K क्या आएगा 0 आएगा। अच्छा, तो फिर व्हाट अबाउट दिस वन, I क्रॉस J, J क्रॉस K, K क्रॉस I, है ना, उसी तरह से J क्रॉस I, K क्रॉस J एंड I क्रॉस K, इन सब का क्या होगा। तो इसे समझने के लिए मैंने आपको ऑलरेडी एक राइट हैंड थंब रूल बताया है। तो कि भाई पहले बात करो I और J की, है ना, पहले बात करते हैं I और J की। तो कहां है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे, करेक्ट। एक्स एक्सिस से अगर आप लोग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वाई एक्सिस पे जा रहे हो, तो हमने अभी अभी राइट हैंड थंब रूल इस एक्सिस के हिसाब से समझा, तो हमने देखा था वो कहां जा रहा था, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ, है ना। अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है तो उसकी डायरेक्शन क्या है K। सो I क्रॉस J क्या आएगा K। उसी तरह से मान लो J क्रॉस K कर रहे हैं, मतलब अब हम जो है वो कहां जा रहे हैं, J से K की तरफ, है ना, करेक्ट। तो उसके हिसाब से अब आप J से K जाओगे इस तरफ से, है ना, J से K, तो वापस परपेंडिकुलर, तो X मतलब I आ जाएगा, है ना। फिर आप K से I आओगे, K क्रॉस I, है ना, तो K पे आप रखोगे ऐसे राइट हैंड, K से इस तरफ, तो वापस जो Y है वो हमारा परपेंडिकुलर वाले पे आ जाएगा, यानी कि यहां पे आ जाएगा J, करेक्ट। लेकिन व्हाट अबाउट दिस 3, इन तीनों को कैसे समझ सकते हैं। तो उस पे जाने से पहले मैं आपको यहाँ पे वापस से एक बार थोड़ा बताता हूँ कुछ इस तरह से कि यहाँ पे देखो आप देख रहे हो तो एक पूरा एंटी क्लॉकवाइज सर्कल जैसा बन गया। तो एक काम कर सकते हैं हम, ऐसे एक एंटी क्लॉकवाइज सर्कल बना सकते हैं, I J एंड K, करेक्ट। ये एंटी क्लॉकवाइज, जब एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं ना तो सब पॉजिटिव मिल रहा है। कैसा मिल रहा है हमें, सब पॉजिटिव। I से J गए K मिलेगा, J से K जाओगे I मिलेगा, K से I जाओगे J मिलेगा, है ना। ये काइंड ऑफ हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल की फॉर्मूला में भी 11th 10th में जब याद रखा था, वैसा एक सिचुएशन है। तो यहां अगर देखे तो कुछ उल्टा हो रहा है, मतलब हम J से I आ रहे हैं इस डायरेक्शन में, तो काइंड ऑफ ये तो क्लॉकवाइज हो गई। तो अगर क्लॉकवाइज के हिसाब से बात करें तो क्या होगा, I से J, J से K और K से I, है ना, या क्लॉकवाइज हो गया। ओके, थोड़ा सा
गलत दिख रहा है मुझे क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज नहीं है, सॉरी। सो क्लॉकवाइज के लिए घड़ी ऐसे ही जाती है ना, राइट, इट वॉज राइट है ना। आई से जे, जे से के और के से आई। लेकिन समझेंगे कैसे, तो कि मैंने यहाँ पे वापस से थोड़ा सा अलग तरीके से बनाया है। सो लेट मी डू समथिंग लाइक दिस। यहाँ पे जे रखते हैं जैसे यहाँ पे है, करेक्ट, और फिर यहाँ पे ही के रखते हैं जैसे यहाँ पे है। बस अब डायरेक्शन हमें चेंज करनी है, कैसी, तो ये एंटी क्लॉकवाइज है तो क्लॉकवाइज करो, इस तरफ और ऐसे। तो अब जे से आई, ये रहा जे से आई का क्रॉस प्रोडक्ट, के से जे का और आई से के का। लेकिन हो क्या रहा है, तो देखो अब मैंने जैसे आपको कहा कि हम जब किसी भी प्लेन ऑफ पेपर पे या किसी भी जगह पे दो वेक्टर बना रहे हैं, करेक्ट, जस्ट कंसीडर लाइक दिस कि आपके पास कोई एक प्लेन ऑफ पेपर है जिसपे आपने दो वेक्टर बनाए और उसका जो परपेंडिकुलर है दोनों वेक्टर का, एक तो प्लेन ऑफ पेपर के ऊपर जाएगा और दूसरा प्लेन ऑफ पेपर के नीचे जाएगा, है ना, करेक्ट। ऊपर जाएगा वो कैसे कंसीडर करेंगे और नीचे जाएगा वो कैसे कंसीडर करेंगे, क्योंकि आपके पास दोनों डायरेक्शन है, अब दोनों में से हमें कोई भी एक कंसीडर करनी पड़ती है, करेक्ट। तो जब एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं, ध्यान से देखना, यहां पे जब हमने एंटी क्लॉकवाइज किया तो हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव। तो उसी तरह से क्लॉकवाइज जब होगा तब हम नेगेटिव कंसीडर करेंगे। मतलब करना क्या है एग्जैक्टली, हो क्या रहा है, तो कि जब हमने आई क्रॉस जे किया तो के हो गया, तो मैं जब जे क्रॉस आई करूंगा तो इट विल गिव अस माइनस के। ये और भी क्लियर हो जाएगा जब मैं इसके बाद वाली एक प्रॉपर्टी आपको बताऊंगा, इट विल गेट वेरी मच क्लियर, डोंट वरी। फिर के से जे किया, वापस जे से के में आई था तो के से जे हो वो क्लॉकवाइज गया, तो क्लॉकवाइज में क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव आई और यहां पे नेगेटिव जे। ये एक छोटा सा आपको ध्यान रखना है फॉर अ टाइमिंग, फॉर 2-3 मिनट्स और मैक्सिमम 4 मिनट्स। मैं तब तक मैं उस पर्टिकुलर पॉइंट पे आऊंगा तो आपको थोड़ा और डिटेल में बताने की ट्राई करता हूं, करेक्ट। तो ये दोनों सिंबल से आप लोग ध्यान रख सकते हो और इजीली याद भी रख सकते हो, करेक्ट। चलो अब मैं आगे की थोड़ी प्रॉपर्टी बताता हूं जो प्रॉपर्टी हमें हेल्प करेगी कि ये केस ऑफ माइनस क्यों हो गए यहाँ पे। बट उससे पहले एक और छोटी प्रॉपर्टी हम बात कर लेते हैं कि लेट्स से व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, है ना, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। अच्छा अब ये एंगल कैसे मिलेगा, तो कि एंगल फाइंड करने का तरीका बहुत सिंपल है। हमारे पास फॉर्मूला है a क्रॉस b इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b इंटू साइन थीटा इंटू n। अब यहाँ पे इस चैप्टर में ना वो डॉट रखना हमारे लिए बहुत रिस्की हो जाता है, इंटू का जो डॉट हम रखते हैं ना वो रिस्की हो जाता है, फिर वो कंसिडर हो जाता है डॉट प्रोडक्ट की तरह। सो आई विल अवॉइड इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर, आई विल ट्राई टू अवॉइड, है ना, शायद कभी रख भी दू, सो थोड़ा सा समझ लेना वहां पे, है ना। अब मुझे फाइंड करना है एंगल, तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, देखो एंगल जो है वो डायरेक्शन नहीं देता है ना, एंगल इज ओनली इन मैग्नीट्यूड। तो एक काम करते हैं कि इसका मैग्नीट्यूड ले लेते हैं। सो व्हाट विल हैपन, सो दिस बिकम्स मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड, दिस इज सम वैल्यू, और ये मैग्नीट्यूड अगर होगा तो ये कितना बन जाएगा 1। तो अगर आप आपकी बुक में देखोगे तो आपको फॉर्मूला दी है एंगल फाइंड करने की, साइन थीटा इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ये फॉर्मूला की मदद से आप लोग जो है वो एंगल फाइंड कर सकते हो, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। जस्ट हल्का सा डिफरेंस है, यहाँ पे साइन है, डॉट प्रोडक्ट में कॉस होता था, यहाँ डॉट आता था, बाकी नीचे सेम, बट ऊपर मॉड्यूलस नहीं होता है। डजंट मैटर एक्चुअली दैट मच, बट स्टिल हम ऐसा कंसीडर नहीं करेंगे कि डॉट में मैग्नीट्यूड ले लेना चाहिए, बट यहाँ पे डेफिनेटली मैग्नीट्यूड आएगा, सिंपल। 6th वन, अब मैं बताता हूं कि यहाँ पे ये नेगेटिव क्यों आया। तो कि मेरा जो 6th ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉट कॉम्यूटेटिव, इज नॉट कॉम्यूटेटिव। इसका मतलब मैं ऐसा कहना चाह रहा हूं कि ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल्स टू बी क्रॉस ए, एज ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू माइनस बी क्रॉस ए। कि ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल्स टू बी क्रॉस ए, क्यों, तो कि ए क्रॉस बी जो है वो माइनस बी क्रॉस ए होगा। अब ये कैसे हो गया, अगर ये समझ में आ जाएगा तो आप लोगों को ये आइडिया आ जाएगा। देखो आई क्रॉस जे का के है तो जे क्रॉस आई में माइनस साइन हो जाएगी तो माइनस के है, उतना सा डिफरेंस है, करेक्ट। बट ये समझेंगे कैसे, तो मैं वापस से आपको जो स्टार्टिंग में वेक्टर्स बताए ए और बी,
ये बताता हूं आपको, थीटा ए बी। अब जब हमने क्या कंसिडर किया कि हम मूव हो रहे हैं फ्रॉम ए टू बी, हम मूव हो रहे थे फ्रॉम ए टू बी, हमें उनके बीच में एंगल फाइंड करना था, वी आर डायरेक्टेड फ्रॉम ए टू बी। तब हमने जब राइट हैंड थंब रूल लगाया तो हमें जो परपेंडिकुलर मिला वो कुछ इस तरह से था, जिसे हमने एन वेक्टर बोला, और ये उसका यूनिट वेक्टर होता है इतना सा, करेक्ट। बट व्हाट हैपेंस व्हेन यू आर गोइंग फ्रॉम बी टू ए, बी से ए, है ना। जब बी से ए जा रहे तो मैं कुछ ये डायरेक्शन में मेजर करूंगा, मतलब अब मेरा जो राइट हैंड होगा वो यहां पे आएगा, है ना, और मुझे बी से ए जाना है। अब देखो कल तो हम ऐसे कर सकते हैं ना, कल इस तरह से होता है, तो अब मुझे राइट हैंड ऐसे रखना पड़ेगा, करेक्ट, समझना। राइट हैंड जो है वो मुझे अब ऐसे रखना पड़ेगा, क्योंकि मुझे बी से ए जाना है, मुझे उस डायरेक्शन में कर्ल करना है कि जहां पे मैं ए पहुंचू। अगर बी पे मैंने ऐसे रखा तो ए पे जाने के लिए तो मुझे ऐसे हाथ घुमाना पड़ेगा, तो वो गलत बात है, करेक्ट। तो यहाँ पे करेंगे क्या, वी हैव टू पुट लाइक दिस, है ना। तो आप समझ सकते हो, मैं यहाँ थोड़ा बताने की ट्राई कर रहा हूँ। और ये थंब, दिस इज अवर थंब, करेक्ट। अब जब हम इसे बी से ए रोटेट करेंगे तो थंब कहां जा रहा है, देखो बोर्ड के अंदर, लेकिन जब हम ए से बी गए तो थंब जो है वो बाहर है, करेक्ट। अब उसे यहां पे कैसे इंटरप्रेट करेंगे, तो हमें दिख रहा है कि जब ए से बी जा रहे तो थंब बाहर की तरफ आ रहा है, और जब हम बी से ए जा रहे तो थंब अंदर जा रहा है, मतलब कि ऑपोजिट डायरेक्शन टू दिस फर्स्ट वन। तो इसका मतलब कि आपका जब बी से ए मूव हो रहे हो तो आपका वेक्टर कहां जा रहा है, नीचे। लेट्स कॉल इट n1, जस्ट सिंपली फॉर द टाइमिंग n1 बोल देते हैं, करेक्ट। और उसका यूनिट वेक्टर जो है वो इस डायरेक्शन में n हो जाएगा, n1, समझना कितना हो जाएगा, n1। हम इसको n1 या नहीं बोल के n भी बोलेंगे तो समझ जाएंगे, लेकिन थोड़ा अवॉइड करने के लिए कंफ्यूजन इस तरह से हम समझते हैं, सिंपल। लेकिन इस पे से ये कैसे पता चला कि माइनस आ गया, तो क्या देखो इंपॉर्टेंट, एकदम इंपॉर्टेंट ये वाली फॉर्मूला है, a क्रॉस बी इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b साइन थीटा एन वेक्टर। अब हमारी डायरेक्शन जो है वो b क्रॉस a के लिए क्या हो रही है, तो देखो b क्रॉस a के लिए भाई मैग्नीट्यूड ऑफ a और मैग्नीट्यूड ऑफ b एज इट इज, थीटा भी सेम है तो वो भी एज इट इज, लेकिन अब हमारे यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन जो है वो अपोजिट हो गई है। यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन जो है वो कैसी हो गई है, अपोजिट हो गई है, नीचे जा रही है ना। तो डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से हम यहाँ क्या लिख देंगे, माइनस, सो दिस बिकम्स माइनस n। अब इसे हम n1 छोड़ के n कंसिडर करते हैं। पहले हमने बस n1 इसीलिए बोला कि वो दो चीज हमें अलग अलग दिखे, एक n और एक n1, बट n1 जो है वो n के अपोजिट डायरेक्शन में ही है, आपका जो n वेक्टर है उसके अपोजिट डायरेक्शन में, तो उसे भी हम n ही बोलेंगे फॉर द टाइम बिंग अगेन। तो n वेक्टर जो है अपोजिट डायरेक्शन में, तो कैसे लिखेंगे, माइनस n, तो ये हो गया माइनस। अब अगर आप इस माइनस को इग्नोर करो तो बाकी की टर्म क्या है, a क्रॉस b ही है, तो हमें क्या मिल रहा है, b क्रॉस a इज इक्वल्स टू माइनस a क्रॉस b। तो इसका मतलब ये तो हुआ ना कि a क्रॉस b इक्वल्स टू माइनस b क्रॉस a। अब ये माइनस हटा के यहां से यहां दे दो तो ये वाली चीज आपकी हो गई। समझ में आ रहा है कॉम्पिटिटिव लॉ वैलिड क्यों नहीं है, और कॉम्पिटिटिव लॉ अगर वैलिड नहीं है तो हमें रिलेशन क्या मिल रहा है कि a क्रॉस b इक्वल्स टू माइनस b क्रॉस a, और ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। वी विल यूटिलाइज दिस एट सो मेनी प्लेसेस इन द प्रॉब्लम। जैसे हम लोग a डॉट b का b डॉट a यूटिलाइज करते थे ना, वैसे a क्रॉस b को माइनस b क्रॉस a या b क्रॉस a को माइनस a क्रॉस b, जैसे जरूरत होगी वैसे यूटिलाइज करेंगे, एज एंड व्हेन इट इज नीडेड एंड however it is needed, करेक्ट। जरूरी नहीं कि इससे यही कन्वर्ट करेंगे, इट मे बी फ्रॉम b क्रॉस a टू माइनस a क्रॉस b एज वेल, सिंपल। तो ये है आपकी एक और प्रॉपर्टी। नाउ दिस प्रॉपर्टी कैन हेल्प अस टू अंडरस्टैंड दिस थिंग वेरी इजीली। i क्रॉस j k है, तो अगर मैं i क्रॉस j की जगह j क्रॉस i फाइंड कर दूं तो इट बिकम्स नेगेटिव। क्यों, तो कि भाई i क्रॉस j और j क्रॉस i में ये वाला रिलेशन सेट होगा, कॉम्पिटिटिव नहीं होने वाले की वजह से ये सेट होगा, और इसकी वजह से आप सिंपली k को माइनस के लिख दो। j क्रॉस k i है तो k क्रॉस j माइनस i, k क्रॉस i j है तो i क्रॉस k माइनस j, करेक्ट। सो दिस इज हाउ दिस प्रॉपर्टीज कैन बी डन, करेक्ट। फ्यू मोर आर देयर, बट आई गेस अगेन ये जो हमने जितनी समझी है वो मेरे हिसाब से आप लोगों को लिखनी चाहिए। इसके बारे में वी विल टॉक इन डिटेल, थोड़े से बाद में बात करेंगे, बट इसके रिलेटेड हम थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे, है ना, विद इन अ फ्यू मिनट्स, डोंट वरी। क्योंकि मुझे ये आपको समझाना है, जैसे डॉट प्रोडक्ट में हमने देखा था कि किसी भी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट किया तो हमें देखा कि आई डॉट आई बचता है, आई डॉट जे 0, आई डॉट के 0, जे डॉट
I0 J.K0 वगैरह सब जीरो हो जाता था। वैसे ही अगर मैं इनकी मदद से अगर क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करूं तो किस तरह से वो फाइंड होगा, है ना। इट्स अ बिट डिफिकल्ट टास्क, बट फिर भी हमें करना तो है। उसको देखने से पहले प्लीज टेक अ नोट ऑफ ऑल दिस थिंग्स एंड देन विल मूव फर्दर। नाउ लेट्स सी कि किस तरह से हम दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। सो सपोज हमारे पास एक वेक्टर ए है, मैं कोई भी रैंडम सा वेक्टर ले सकता हूं, बट लेट मी टेक अ वन विच इज गिवन इन अवर टेक्स्ट बुक, है ना। तो क्या होता है कि जिससे हमारे लिए इजी होता है फिर आगे डिस्कस करना। सपोज अ वेक्टर इज 2i प्लस j प्लस 3k and another vector is 3i plus 5j minus 2k। इसका हमें फाइंड करना है क्रॉस प्रोडक्ट, यानी कि हमें फाइंड करना है a क्रॉस b, दैट मीन्स 2i प्लस j प्लस 3k क्रॉस 3i प्लस 5j माइनस 2k। और इसे समझने के लिए मैं यहां पे एक बार जो है वो हमारा i j और k एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, i j k क्लॉकवाइज नेगेटिव। इस चीज को मैं थोड़ा सा ध्यान रखूंगा और इसकी मदद से ये हो पाएगा, वरना होना नहीं है। करेक्ट। तो अगर सपोज हमने स्टार्ट किया तो सबसे पहला उसमें ये पता है कि i क्रॉस i 0 होता है, इजंट इट। सो 2i क्रॉस 3i, तो 2 और 3 तो 6 हो जाएगा, लेकिन i क्रॉस i 0। फिर i j, तो i से j जा रहे हैं। देखो मैं जब ऐसा बोला ना i j, तो हम i से j जा रहे हैं, एंड व्हेन आई से j i, तो हम j से i जाएंगे, तो वो डायरेक्शन अपने आप डिसाइड करेगा। सो व्हेन आई से i से j, तो 5 2 10, i डॉट j कितना होता है, सॉरी i क्रॉस j कितना होता है k। फिर i से k देखना, i से k ऑटोमेटिकली क्लॉकवाइज है ना। तो i से k में हमें मिलेगा माइनस j, तो 2 2 4, करेक्ट, बट माइनस और k गए हैं तो j भी माइनस में होके प्लस हो जाएगा। नहीं समझ में आ रहा होगा, मुझे पता है, डोंट वरी, मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, इतना सही स्टेप है ना। क्या किया, पहले हमने 2i से 3i मल्टीप्लाई किया, तो i क्रॉस i 0। फिर 2i से 5j मल्टीप्लाई किया, तो वो कैसा दिखेगा, 2i इन क्रॉस 5j, यानी कि हम लिखेंगे 10i क्रॉस j। और i क्रॉस j कितना होता है, अभी अभी हमने रिलेशन सीखा कि एंटी क्लॉकवाइज है तो i क्रॉस j होता है k, तो ये हो गया 10k। तो हमें आ रहा है। फिर हमने बोला कि भाई 2i क्रॉस माइनस 2k, तो 2i जो है 2 2 कितना हो जाएगा 4 विद अ नेगेटिव साइन, और i क्रॉस k क्लॉकवाइज दूसरे में, तो नेगेटिव j आएगा, माइनस माइनस प्लस 4j, वही मैंने लिखा है ना। करेक्ट। अब इस तरह से थोड़ा सा मेरे साथ साथ में सुनने की और लिखने की, समझने की ट्राई करना, सिंपल। फिर j क्रॉस i, j से i जाओगे तो नेगेटिव k आएगा, नेगेटिव रख दिया, और यहाँ पे 1 इंटू 3 3, ये हो गया k। फिर j क्रॉस j 0, j क्रॉस k, तो वो पॉजिटिव i देगा, और इसका प्रोडक्ट होगा -2 और देगा i, है ना। -2 तो इसका कोफिशिएंट 1 और इसका कोफिशिएंट -2 है, उसकी वजह से j क्रॉस k तो i ही दे रहा है, सिंपल। फिर k क्रॉस i, तो k से i गए, पॉजिटिव रहेगा, 3 3 9 और हो जाएगा j। फिर दूसरा है k क्रॉस j, तो अब k से j जाना है, सो 3 5 3 15, और k से j जाओगे तो क्लॉकवाइज है, तो क्लॉकवाइज के हिसाब से ये हो जाएगा माइनस, और k क्रॉस j देगा आपको i, तो -15i, और फिर k क्रॉस k 0। इसको बिट सिंप्लीफाइड कर लो, सिंप्लीफाइड यानी कि i j k प्रॉपर लिख दो, तो -15 -2 -17i, 4 + 9 13j, और 10 - 3 17। देखो इतनी मेहनत से आपको a क्रॉस b मिलेगा। अब ये हमारे लिए अच्छा है, तो बहुत मेहनत करनी पड़ गई। आई नो कि आप में से कुछ सोच रहे होंगे कि सर हमें तो एक और मेथड पता है, आप क्यों ये करवा, तो मुझे भी पता ही है, बट इफ यू लुक एट द कंसेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू, तो कंसेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू इसी तरह से करना है ना।
लेकिन हम एक और मेथड इसमें यूटिलाइज कर सकते हैं जो है विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट, जो शायद आप में से कुछ बच्चों ने ऑलरेडी फिजिक्स या केमिस्ट्री में अप्लाई की होगी, फिजिक्स में मोस्टली, और शायद नहीं 110%, क्योंकि इजी रहता है ये मेथड से। अब ये चेक करना है कि क्या इन्हीं दो वेक्टर का मैं डिटर्मिनेंट की मदद से फाइंड करूं तो मुझे सेम आंसर मिलता है कि नहीं। सिंपल। चलो एक मिनट ना, 10 - 3 + 7 आएगा। चेक करते हैं। तो डिटर्मिनेंट की मदद से करेंगे कैसे, तो कि भाई हमें डिटर्मिनेंट डी जो है वो कुछ इस तरह से लिखना है, मतलब डिटर्मिनेंट नहीं होता है, दिस इज A क्रॉस B ऑन B, है ना, और डिटर्मिनेंट का डी। और डिटर्मिनेंट हम सब 12th वाले बच्चों को आता है क्योंकि हमने ये डिटर्मिनेंट सीखा है 4th चैप्टर में, है ना। सो A क्रॉस B कैसे फाइंड करेंगे, तो पहली रो होगी I, J और K, दूसरी रो होगी आपके पहले वेक्टर की। देखो ध्यान से, A क्रॉस B कर रहे हो तो A के ही कोफिशिएंट आपको सेकेंड रो में लिखना है। अगर आपने ऐसा सोचा है डिटर्मिनेंट है, लेकिन आपको फिर भी पता होगा कि डिटर्मिनेंट में रो इंटरचेंज होने से वैल्यू नेगेटिव हो जाती है, करेक्ट। तो एडिटिव इनवर्स काइंड ऑफ अ वर्ड। तो A के जो कोफिशिएंट है I, J, K 2 1 3 और फिर B के कोफिशिएंट 3 5 -2, और इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करो। तो पहले I के लिए करेंगे, I के लिए उसकी कॉलम और रो, -2 -15 -17 -J -4 -9 -13 प्लस K 5 2 10 - 3, सॉरी 10 - 3 बोल के भी मैं प्लस लिख रहा हूं, सो दिमाग कहीं और चल रहा होता है तब ऐसा होता है। 10 - 3 7। सो चेक करो, -17I प्लस 13J प्लस 7K, ये और ये आर दे डिफरेंट, -17I 13J प्लस 7K। तो हम जो है वो ये मेथड यूज करेंगे, दिस मेथड वी विल यूज। तो जो मैंने प्रीवियसली कहा ना कि हम वो जो I क्रॉस I, J क्रॉस J, I क्रॉस J वगैरह में जो थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे, वी विल डिस्कस लेटर, वो लेटर एक्चुअली ये है। दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट, कि हमें यहाँ पे एक्चुअल में जैसे डॉट प्रोडक्ट में देखा था, तो डॉट प्रोडक्ट में हमें बहुत इजी लगा ये वाला कैलकुलेशन। जब क्रॉस प्रोडक्ट में देख रहे तो काइंड ऑफ डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि आपको ये दोनों चीजें दिमाग में रखनी पड़ती है। अगर आपको I क्रॉस J में K लिखने की जगह -K लिख दिया, या K क्रॉस I की जगह पे आपने कुछ और कर दिया तो गया। दिस इज मच बेटर, मच इजी। हमें डिटर्मिनेंट सॉल्व करने आता है 3/3 का, तो हम आराम से सॉल्व कर लेते हैं, करेक्ट। कोई इतनी डिफिकल्टी हमें फील होनी नहीं चाहिए, और होगी भी नहीं जब तक हमारा ये डिटर्मिनेंट हमारे लिए क्लियर हो। सिंपल। तो वी विल यूटिलाइज दिस मेथड in almost all problem, will never go for this one, I will never utilize this, but फिर भी समझाना it's very important। और अगर आप इसको अननोन में देखो ना, A1 B1 C1 A2 B2 C2 ऐसे करके, तो आपको जो वैल्यूज मिलेगी वो वैल्यूज एक्चुअली आप डिटर्मिनेंट एक्सपांड करके जो फॉर्म मिलता है ना, अगर हमने उसी तरह से लिखा हो तो उसी के जैसा है, और कुछ नया नहीं हो रहा है, इसीलिए हम इसको डिटर्मिनेंट के साथ कंपेयर करके सॉल्व कर सकते हैं। एंड दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू यूटिलाइज। सिंपल। चलो, प्लीज टेक अ नोट ऑफ दिस few things and then we'll see 2 more properties in this particular vector product. Now let's get into more details. तो हम अब क्या करने वाले हैं, हम ये फाइंड करने वाले हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट की मदद से एरिया ऑफ ट्राइंगल एंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कैसे फाइंड होता है, करेक्ट। तो पहले बात करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करने की। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करने के लिए आपको क्या करना है, एक सिंपल सी चीज ध्यान रखनी है कि आपके जो दो वेक्टर है उन्हें कंसिडर करो एज 2 एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। क्या करेंगे, इफ A एंड B आर 2 वेक्टर्स एज एन adjacent sides of a triangle, then एरिया ऑफ ट्राइंगल इज। अब इसका एरिया मिलेगा कैसे, तो कि भाई मैं आपको अगर ऐसा बोल दूं कि इसका एरिया ऑफ ट्राइंगल आएगा हाफ मॉड्यूलस में A क्रॉस B, तो आप में से बहुत सारे बच्चे रेडी भी होंगे कि हाँ सर ठीक है हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ट्राई करते हैं थोड़ा समझने की, अगर कुछ समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो आप लोग ऐसे भी फॉर्मूला याद कर ही लोगे, है ना। बट लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो सपोज के आपके ये 2 वेक्टर है
एक्चुअली वेक्टर दो ही होंगे, करेक्ट, दो एडजेसेंट साइड्स बोली है तो, बट फिर भी हम तीसरे से ज्वाइन कर देंगे. सो लेट्स से ए बी और सी, करेक्ट, एंड लेट्स से दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी. अब देखो कुछ ज्यादा आए या ना आए, आपको इतना पता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करने के लिए हम फॉर्मूला कौन सी यूज करते हैं. एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करने के लिए हम फॉर्मूला कौन सी यूज करते हैं, हाफ बेस. हमारे लिए यहाँ पे बेस हम बोल देंगे ए बी है, और अल्टीट्यूड जो है वो हम एक काम करते हैं कि यहां से एक अल्टीट्यूड ड्रॉप करते हैं जिसको नाम दे देता हूं सी डी, तो वो हो जाएगा सी डी. मैं वेक्टर नहीं बोलूंगा इसे, वेक्टर बोलेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा. लेट्स से ए बी इंटू सी डी. तो ए बी क्या है, तो कि ए बी इज द लेंथ विच इज ऑफ वेक्टर ए, यानी कि वेक्टर ए की लेंथ क्या होती है, उसकी मैग्नीट्यूड. सीधी सी बात है ना, करेक्ट. और ये दो वेक्टर के बीच का एंगल मान लो थीटा है, तो आपको सी डी कैसे मिलेगा, तो कि भाई साइन थीटा इज इक्वल्स टू अपोजिट यानी कि सी डी डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ बी. देखो हम साइड की बात कर रहे हैं, हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द वेक्टर, है ना. तो मुझे डायरेक्शन नहीं चाहिए था, आई विल नॉट राइट वेक्टर बी ओनली, आई विल राइट इन अ मैग्नीट्यूड फॉर्म. तो इससे सी डी कितना हो जाएगा, तो कि भाई वेक्टर बी इंटू साइन थीटा. तो कि भाई इससे हमें ये कैसे मिल गया, हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी. तो कि वापस आपको थोड़ा रिकॉल करवा देता हूं. हमने जब एंगल फाइंड किया था तो मैंने क्या कहा था कि ए क्रॉस बी इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा और यूनिट वेक्टर एन. अगर आप इसे मैग्नीट्यूड दे रहे हो तो दिस बिकम्स 1, तो वही हुआ ना ए बी साइन थीटा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी. सीधी सी बात है, करेक्ट. अब दूसरा जो है वो है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम. अगेन ए और बी आपके दो वेक्टर है एज एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम. इंस्टेड ऑफ ट्राइंगल इट इज अ पैरेललोग्राम. आप चाहो तो यहां भी समझ सकते हो, बट लेट मी शो यू ओवर हियर कि मान लो कि ये आपके दो वेक्टर्स है ए और ये आपका वेक्टर बी. तो पैरेललोग्राम ऐसे बनेगा, करेक्ट. यहां पे डायरेक्शन, सो लेट्स से ए बी सी और डी. इट्स ओके. अभी मैंने थोड़ा सा डायरेक्शन देने में इधर उधर कर दिया, बट आप चाहो तो यहाँ पे सी डी ऐसे लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, है ना. यहाँ पे सी लिखते हैं, यहाँ पे डी लिखते हैं. चलो, वरना कोई बोलेंगे सर वो तो हमेशा ऑर्डर में ही होता है ना, तो लेट्स कीप इट इन ऑर्डर, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. अच्छा, अब इसका कैसे फाइंड करेंगे एरिया. तो कि आपने लोअर स्टैंडर्ड में सीखा है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम और एरिया ऑफ ट्राइंगल के बीच में रिलेशन. अब उस रिलेशन से भी डायरेक्टली याद रख सकते हो, करेक्ट. क्या था रिलेशन, दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल इज हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, यानी कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल. कैसे, अरे सर कैसे, अभी हम समझे. तो देखो यहां पे एक डायगोनल ज्वाइन कर देते हैं जिससे ये ट्राइंगल दिख रहा है. ट्राइंगल का एरिया अभी अभी हमने फाइंड किया ऐसे, यहां से ऐसे एक अल्टीट्यूड ड्रॉप करके, है ना. तो वैसे ही दूसरा ट्राइंगल है ये रहा, उसका बेस ये सेम. तो क्या अगर ये वेक्टर है तो ये भी वेक्टर ए ही होगा, अगर ये वेक्टर बी है तो ये भी वेक्टर बी होगा. सीधी सी बात है भाई, उसमें तो चेंज होना ही नहीं है कुछ, क्योंकि अपोजिट साइड्स आर पैरेलल इन पैरेललोग्राम एज वेल एज इक्वल, है कि नहीं. तो उसके हिसाब से ये बन गया. अब इसका मतलब ये हो रहा है ना कि अगर इस ट्राइंगल के एरिया में फाइंड करूं तो वो भी हाफ बेस हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी ही आएगा. तो अगर मैं इन दोनों ट्राइंगल का एरिया ऐड कर दूं तो ये मुझे डायरेक्टली क्या देगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी. क्योंकि दो बार आप कर रहे हो, ऐड कर दो, सेम थिंग. अच्छा, आपको ऐसा लग रहा है कि सर हमें ये नहीं करना है, तो आपको क्या याद होगा, जैसे एरिया ऑफ ट्राइंगल ऐसे लिखी है, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो होता है वो होता है बेस इंटू अल्टीट्यूड. तो बेस ए बी ले लो और अल्टीट्यूड डी से ई ड्रॉप करके डी ई ले लो. क्योंकि हाइट तो चेंज नहीं होनी है ना. अगर मैंने इसी ट्राइंगल को भी पैरेललोग्राम में कन्वर्ट किया होता तो भी हाइट तो यही रहनी है, करेक्ट. तो ए डी इंटू बी, तो सॉरी ए बी इंटू डी, तो ए बी कितना है, वापस मैग्नीट्यूड ऑफ ए है. डी ई कैसे मिलेगा, इसी रूल के हिसाब से ये एंगल होगा बीच में थीटा, तो सेम थिंग मिलेगी आपको, मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा. तो वापस ये हो जाएगा ए क्रॉस बी. अब डायरेक्टली भी याद रख सकते हो कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल. एरिया ऑफ ट्राइंगल हमने फाइंड किया है तो उसकी मदद से एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मिल जाएगा. इसमें कोई बहुत बड़ी बात है नहीं. आर यू गेटिंग इट? सो माय पॉइंट इज कि हम किस तरह से इसको समझ रहे हैं वो हम पे डिपेंड करता है. बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है भाई. फोर्सेस वर्सेस कंपेयर करो, ये करो वो करो, है ना.
ऑल कंपोनेंट काइंड में अभी जाने की मतलब नहीं है, हमें मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू सोचना है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक की मदद से हम इजीली इसको इस तरह से प्रूव कर सकते हैं। एंड दिस इज हाउ वी हैव इन अवर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक एज वेल, करेक्ट। सो आई होप इस तरह से ही अगर हम करें तो हमारे लिए ज्यादा बेटर रहेगा। सिंपल। चलो, प्लीज टेक अ नोट ऑफ दिस बोथ observations and then we'll try to solve few examples. Now let's take an example to understand area of triangle as well as area of parallelogram. So something like this we have. Find the area of triangle having points. तो देखो हमारे पास पॉइंट है A 1 1 1, B 1 2 3 and C I guess 2 3 1. Yeah, correct. These are the vertices. और मुझे फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो देखो सिंपल सा कंसेप्ट है, ऐसे मान लो कि ये आपका ट्राइंगल है ना। यहाँ पे ए ले लेंगे, यहाँ पे बी और यहाँ पे सी। तो मैं ऐसा कंसिडर करूंगा कि ए से बी वेक्टर एक फाइंड करेंगे, वेक्टर ए बी, और दूसरा फाइंड करेंगे वेक्टर ए सी, और उसके बीच में हम वो ट्राइंगल की फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, करेक्ट। तो क्या भाई, पहले वेक्टर ए बी फाइंड करना पड़ेगा। ए बी कैसे फाइंड करते, फाइनल मतलब के टर्मिनल की पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल का पोजीशन वेक्टर। सो 1 माइनस 1 0 आई, मतलब आई लिखने का मतलब ही नहीं है। 2 माइनस 1 1 जे प्लस 2 के। उसी तरह से ए सी क्या होगा, तो के सी माइनस ए, तो 2 माइनस 1 1 आई, 3 माइनस 1 2 जे और 1 माइनस 1 0, मतलब के आएगा नहीं इसमें, करेक्ट। तो हमने देखा कि भाई एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, तो हम बोलेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी क्रॉस ए सी। मतलब कि पहले तो हमें फाइंड करना पड़ेगा इनका क्रॉस प्रोडक्ट और फिर उसका मैग्नीट्यूड और फिर यहां पे रख देंगे। सो नाउ ए बी क्रॉस ए सी, तो ये आई, ये जे और ये के, ये तो फिक्स होता है। ए बी के कोफिशिएंट पहले लिखेंगे, तो 0 1 2 और इसके कोफिशिएंट 1 2 0, करेक्ट। ये सॉल्व कर लेते हैं। आई के हिसाब से -4 आएगा, सो -4i, है ना। वी पीपल आर वेरी मच अवेयर हाउ टू सॉल्व डिटरमिनेंट, तो मैं डिटेल नहीं बता रहा है ना। आई के लिए करेंगे तो 0 -4 तो -4i, माइनस जे के लिए करोगे तो 0 - 2 तो +2j, और के लिए करेंगे तो 0 माइनस दिस तो -k आएगा। तो ये मिल गया हमें ए बी क्रॉस ए सी, और इसका मैग्नीट्यूड ए बी क्रॉस ए सी का मैग्नीट्यूड हमें फाइंड करने अगेन आता है। 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4 + 1 20 और 1 21। ये वैल्यू उठा के यहां रख दो, तो फाइनली एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना हो गया, √21/2। इट विल बी √21/2। दिस विल बी योर फाइनल रिक्वायर्ड एरिया। सिंपल। चलो उसके बाद एक और एग्जांपल लेते हैं जो हमें हेल्प करेगा टू अंडरस्टैंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, है ना। तो नाउ इन दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम दे हैव गिवन द एडजेसेंट साइड्स, करेक्ट। मतलब ऑलरेडी वेक्टर के फॉर्म में है, वेक्टर A = 3i + j + 4k एंड वेक्टर B = i - j + k। मुझे इस वेक्टर के लिए एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड करना है। क्वेश्चन सिंपली सेज फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम whose adjacent sides are given by these vectors, correct। तो what will be area of parallelogram, तो क्या भाई मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B, करेक्ट। तो वापस से A क्रॉस B फाइंड करना पड़ेगा इस डिटरमिनेंट की तरह। तो A क्रॉस B = डिटरमिनेंट में I J K, A के पहले कोफिशिएंट, सो 3 1 4 1 - 1 1 1 + 4 यानी कि 5i माइनस 3 - 4 माइनस प्लस j, और k में -3 - 1 -4k। सीधी सी बात है, इस तरह से हम कैलकुलेट कर लेंगे और इसका मैग्नीट्यूड विल गिव अस आंसर। तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, 5 का स्क्वायर 25 + 1 + 16,
6 5 11 1 12 2 3 4 रूट 42 करेक्ट। तो बेसिकली हमारा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ही जो है वो रूट 42 आ गया। रिक्वायर्ड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज रूट 42। समझ में आ रहा है किस तरह से एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का प्रॉब्लम सॉल्व किया और किस तरह से एरिया ऑफ ट्राइंगल का। सिंपल। सो आई गेस दैट्स इट फॉर द टुडेज क्लास। आज हम यहीं पे रुकेंगे।